Assalamu alaikum, dear students. This lecture is specially for the students who are going to appear in their MTCAT exam. My dear students, in front of you, I have opened curriculum of MTCAT, and this is section number 7. Okay, logical reasoning. We are done with the concept of logical reasoning कि किस तरह से आपने स्टेटमेंट्स को दी गई स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना है. यू हैव टू एनालाइज द स्टेटमेंट्स, यू हैव टू इवेल्युएट देम एंड यू हैव टू कंप्लीट द आर्गुमेंट्स एज दे अकर इन द ऑर्डिनरी लैंग्वेज. मतलब आपने दी गई स्टेटमेंट्स का करेक्ट जो लॉजिकली फैक्ट बेस्ड जो आंसर हो वो आपने चूज करना है. अब आपने अगर पीएमसी की कॉन्फ्रेंस सुनी हो, they have just put stress, they have emphasized on the skillful minds. ठीक है, उन्होंने लॉजिकल रीजनिंग का जो पार्ट है आपके एग्जाम में शामिल किया है. इसके पीछे एक रीजन है दैट दे वांट स्टूडेंट्स विद स्किलफुल माइंड्स. उनको शार्प स्टूडेंट्स चाहिए, दे वांट एक्यूट स्टूडेंट्स. ठीक है, जिनकी जिनकी जो स्किल्स हों वो इतनी इन्हेंस हो सकें कि वो हर बात को प्रैक्टिकली और लॉजिकली जो है वो एलेबरेट कर सकें. आपका जो करिकुलम है उसमें लॉजिकल रीजनिंग का जो ये सेक्शन 7 है उसको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया. आपको क्लियरली बता दिया गया है कि फ्रॉम विच एरियाज योर एग्जामिनर कैन आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम. ठीक है, अब देखें क्रिटिकल थिंकिंग, letter and symbol series, logical deductions, logical problems, course of action and cause and effect. ये 6 पार्ट्स हैं. अभी इनकी एग्जाम्पल्स को देखने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग. देखें, क्रिटिकल थिंकिंग का जो लेक्चर नंबर 1 मैंने अपलोड किया है, यू कैन हैव अ लुक ऑन दैट लेक्चर. उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से आपने दी गई स्टेटमेंट्स को क्रिटिकली एनालाइज करना है और आपका आंसर उन्हीं स्टेटमेंट्स में होगा. ठीक है, आपने अपने आप अपने अपनी मर्जी से कुछ भी इन्फर नहीं करना. आपने बाहर से कोई न्यू डाटा उसमें ऐड नहीं करना. जो आपको स्टेटमेंट या जो आपको एग्जामिनर ने जो बात आपसे पूछी है और नीचे दी गई जो ऑप्शंस हैं उनको आपने उसी से रिलेट करना है जो ऊपर एग्जामिनर ने पूछा है. न्यू अपनी मर्जी से आप कुछ इन्फर नहीं कर सकते. ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना. यू हैव टू क्रिटिकली लुक एट द स्टेटमेंट और एट द थिंग्स. आपने उसको अंडरस्टैंड करना है कि एग्जामिनर ने मुझसे पूछा क्या है, व्हाट ही इज आस्किंग, व्हाट ही इज डिमांडिंग फ्रॉम मी. और फिर उसके बाद जब ऑप्शंस की तरफ आप जाएंगे तो आपको वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि विच इज द करेक्ट आंसर. आफ्टर दैट लेटर एंड सिंबल सीरीज. अब देखें, लेटर आपके पास टोटल 26 लेटर्स होते हैं. तो आपके लेटर सीरीज जो है वो ए टिल जी ही आती है. ठीक है, इससे आपको ज़ाहिर बात है ए टिल ज़ी के अलावा तो कोई और लेटर है नहीं. ए टिल ज़ी है, उसी को रेपिटेटिव वे में जो है उसको दिया गया होगा. देखें, सीरीज़ क्या होती है? सीरीज़ का मतलब होता है रेपिटिशन ऑफ थिंग्स. आपको अगर लेटर फॉर एग्जांपल मैं एक बहुत छोटी सी एग्जांपल उठाती हूँ. अगर ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी सो ऑन, ये इसी तरह से सीरीज चलती रहेगी. ठीक है, जब ये सीरीज, ये इसको कहते हैं सीरीज. बार बार रेपिटेशन हो रहा है, आपको आइडिया होता जा रहा है कि अच्छा ए बी सी के बाद दोबारा ए आ रहा है, फिर दोबारा से सी के बाद ए आ रहा है. दिस इज रेपिटेशन ऑफ थिंग्स. तो आपके एग्जाम में भी इसी तरह की सीरीज दी जाती है, बस उसको थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट बना दिया जाता है, लेकिन वो एक्चुअली होता नहीं है. उसमें आपको चीज़ों को एनालाइज करना होता है. लॉजिकल रीजनिंग है इसका नाम. हो सकता है आपको लेटर्स जो है वो उल्टे लिख के दे दिए जाएं, तब भी आपने सीरीज ही देखनी है. आपने पहले नंबर पे देखना है कि क्या लिखा हुआ है, फिर दूसरे पे और फिर तीसरे पे और फिर चौथे के साथ रिलेट करने की क्या दोबारा रेपिटेशन हो रही है या कोई न्यू चीज़ आ रही है. और बिलीव मी, जब आप 1 2 और 3 दी गई स्टेटमेंट में पहले 3 ऑप्शंस को देखते हैं ना, तो चौथी से आपको वैसे ही आइडेंटिफाई हो जाता है कि सीरीज कौन सी चल रही है और आप उसी को बार बार रिपीट करते जो आपको आपका रिक्वायर्ड आंसर जो है वो मिल जाता है. इसी तरह से सिंबल सीरीज में डिफरेंट सिंबल्स दिए जाते हैं. हो सकता है आपको डायमंड का सिंबल दे दिया गया. ठीक है, डायमंड के बाद आपको रेक्टेंगल का सिंबल, डायमंड रेक्टेंगल, और हम एक और पैरेललोग्राम ले लेते हैं. अब ये सिंबल्स अगर 2-2 के बाद या 3-3 के बाद रिपीट हो रहे हैं तो उसमें रेपिटेशन मस्ट है. सीरीज़ में रेपिटेशन मस्ट होती है. तो आपने ध्यान देना है कि कौन-सी सीरीज़ कहाँ से रिपीट हो रही है, ठीक है? कितने नंबर्स के बाद हो रही है और वही दोबारा से रेपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा. ऐसा नहीं होता है कि पहले अगर डायमंड और रेक्टेंगल आया है और साथ पैरेललोग्राम आया, तो फिर उसके बाद दोबारा से जो है वो रेक्टेंगल पहले आ जाएगा, फिर पैरेललोग्राम आएगा और फिर डायमंड. ऐसा नहीं होता. सीरीज़ जो है वो एक ही सीक्वेंस के साथ चलती है. ठीक है?
इसी तरह से नंबर सीरीज़ भी होते हैं इनके अलावा। नंबर सीरीज़ में ये होता है कि नंबर्स की रेपिटिशन होती है। उसमें फिर कोई नंबर्स जो होते हैं उसमें डिफरेंस दिया होता है, किसी में एडिशन दिया होता है, किसी में डिवाइड, मतलब डी मैथ्स फ़ॉर्मूला आपने अपने माइंड में रखना है, ठीक है? तो उससे आपने आइडेंटिफ़ाई करना है, यू हैव टू थिंक। जब आप नंबर्स को देखते हैं ना, किसी भी सीरीज़ में, जब आप लेटर्स की हो, सिंबल्स की हो या नंबर की हो, जब आप पहले 3 से 4 नंबर को देखते हैं या शेप्स को देखते हैं या लेटर्स को देखते हैं, सिंबल्स को आपको ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाता है कि किस चीज़ की रेपिटिशन होने लगी है, ठीक है? अगर आप लॉजिकल डिडक्शंस को देखें, जिसमें आपको मैंने डिडक्टिव और इंडक्टिव का कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है? वो 2 तरह से होता है। एक उसमें आपका आ जाएगा वेन डायग्राम, और एक तरह से एक जो दूसरा तरीका है वो ये होता है कि स्टेटमेंट जो दी हुई है उसमें से आपने एनालाइज़ करना है, ठीक है? वो लेक्चर भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। गो थ्रू दैट लेक्चर, दैट इज़ एन इम्पोर्टेंट वन। उसके बाद लॉजिकल प्रॉब्लम्स, दैट इज़ आल्सो समहाउ सिमिलर टू द लॉजिकल डिडक्शंस। कोर्स ऑफ एक्शन, ये अभी जो लेक्चर एक अपलोड किया है, कोर्स ऑफ एक्शन में आपको एक प्रॉब्लम दी जाती है और उसका आपने सोल्यूशन बताना होता है जो प्रैक्टिकली ट्रू हो, ठीक है? तो उस तरह से आप आइडेंटिफाई करते हैं कि जो बेस्ट सोल्यूशन है वो कौन सा है। कॉज एंड इफेक्ट में ये होता है कि पहले हर चीज़ की कोई ना कोई कॉज होती है, कोई वजह बनती है और फिर वो असर छोड़ती है अपना, ठीक है? तो कॉज और इफेक्ट जो हैं ये इंटरलिंक्ड हैं, और कॉज हमेशा इफेक्ट से पहले आता है। ये इफेक्ट का एंटीसीडेंट है कि पहले जो है वो कॉज, कोई वजह बनेगी, फिर वो असर छोड़ेगी ना, तो ये कॉज एंड इफेक्ट। तो ये आपकी लॉजिकल रीजनिंग का पूरा जो है, ये 6 इसके सब टॉपिक्स हैं, और इन 6 के 6 टॉपिक्स पे जो हैं वो लेक्चर्स जो हैं वो बन चुके हैं। यू कैन गो थ्रू दोज़ लेक्चर्स एंड इट would be very much clear for you to tackle this portion, this section 7 of your MDCAT curriculum in your final and very important exam. When we look at the sample questions of logical reasoning in the MDCAT curriculum, then number one is critical thinking. Okay, let me take this one, critical thinking. क्रिटिकल थिंकिंग जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप लॉजिक को लेते हो, ठीक है? आप लॉजिकली सोचते हो, किसको सेपरेट करते हो आप? ट्रुथ को फॉल्सहुड से सेपरेट करते हैं। आप कोई ऐसी बात उठाते हो जो लॉजिकली बिल्कुल 100% एक्यूरेट हो, ठीक है? आप किसी रीजनेबल बात को अनरीजनेबल बिलीफ से जो है वो अलग करते हैं। अगर उसके सैम्पल क्वेश्चन को देखें तो सिंपली वहाँ पे ये बताया गया है कि जो अहमद की कंपनी है वो पिछले 5 सालों से जो है वो सक्सेसफुल हो रही है, ठीक है? और 2018 में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो रिपोर्ट हुए थे, और इस बात को सेलिब्रेट करने के लिए अहमद ने अपने स्टाफ को ट्रीट दी, कहाँ पे? 5 स्टार रेस्टोरेंट में। अब देखें, अगर 2018 का रिजल्ट बहुत अच्छा आया था, उनको बहुत अच्छे प्रॉफिट्स मिले थे, तो पिछले 5 सालों से उनको सक्सेस मिल भी रही थी, तो इसका मतलब कि जो नीचे 3 ऑप्शंस दी गई हैं उनमें अगर हम थर्ड को देखें कि उसकी कंपनी ने, इसका मतलब 2017 में अच्छा परफॉर्म किया था, तभी तो 2018 में उनको अच्छे प्रॉफिट्स जो है रिपोर्ट हुए, अच्छा रिजल्ट आया। तो पहली जो 2 ऑप्शंस हैं हम उनको इरेडिकेट कर देते हैं। वी आर गोइंग टू चूज़ दिस थर्ड वन। क्रिटिकल थिंकिंग के बाद हम नंबर 2 पॉइंट को देखते हैं जो कि है लेटर एंड सिंबल सीरीज़। अच्छा, लेटर एंड सिंबल सीरीज़ के अलावा एक और सीरीज़ आप लोगों की आती है जो कि होती है नंबर सीरीज़। अच्छा, ये जो सीरीज़ होती है इसमें रेपिटिशन ऑफ, अगर ये लेटर सीरीज़ है तो इसमें रेपिटिशन ऑफ लेटर्स है, अगर ये सिंबल सीरीज़ है तो इसमें सिंबल्स की रेपिटिशन है, और इसी तरह से अगर नंबर्स की सीरीज़ है तो उसमें नंबर्स की रेपिटिशन है, ठीक है? आफ्टर सम टाइम वही नंबर्स या वही सिंबल्स या वही लेटर्स जो हैं वो बार-बार रिपीट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इस सैंपल क्वेश्चन की तरफ देखें, तो इसमें देखें ई को लिया गया है लेकिन उसको डिफरेंट स्टाइल से लिखा गया है। अगर हम इसको एक और पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपने इसको यूँ नहीं पढ़ना कि सीधा ई, उल्टा ई, फिर सीधा ई, तो इस तरह से आपको चीज़ें समझ नहीं आएँगी। आपने जो चीज़ पहले देखनी है, यू हैव टू लुक एट द कलर्स नाउ। दिस इज़ ई। फॉर एग्ज़ाम्पल एक आपकी सीरीज़ है दिस वन, और उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ दिस वन। लुक वेरी केयरफुली, आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। और फिर उसके बाद ई की जो शेप है वो ये है, पार्डन ऑल द मिस्टेक्स, एंड देन द फोर्थ वन इज़ दिस वन। और आपने क्या आइडेंटिफाई करना है? आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि इसके सेंटर में क्या आता है। लेट मी चेंज द कलर। I'm going with this one. Now, second one is this one. Look at this one. This is, we am going to write it here. अब ये जो ये रेड था ना, this is something else. ये different था. Second one, आप इसको देखें again, ये 2 दफ़ा इस तरह से आ गया. फिर आप देखें थर्ड वन, ये जो है
ओके, आई थिंक आई गॉट इट गॉट मिक्स्ड। दिस वन, यहाँ पे ये सीधा आ रहा है। ठीक है, हम सिर्फ दो सीरीज को ही देखेंगे। हम इन ये जो फर्स्ट टू वाली सीरीज है हम इनको देख रहे हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखें, उन्होंने इस तरह से ई को लिखा हुआ है और वो हमसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पे क्या आएगा। तो क्योंकि हमने आंसर सेंटर वाला बताना है तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम लोग थर्ड सीरीज इस ये वाली, आई एम जस्ट गोइंग टू हाईलाइट इट इन दिस वे कि हम इसको देखें। सो वी आर गोइंग टू निग्लेक्टेड, आप इसको निग्लेक्ट कर दे लास्ट वन को। Now, look here, what I'm going to do. This one, you can see this E is written in this way, और फिर उसके बाद वाला E भी जो है वो इस तरह से लिखा गया है। ठीक है, और अगर आप थर्ड वाले ई को देखें तो वो सीधा लिखा गया है। मैंने आपको स्टार्ट में एक बात बताई थी जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनमें, कि आपने पहली सीरीज को और दूसरी सीरीज को एक दूसरे के साथ रिलेट करना है, और उसके बाद आपने दूसरी और तीसरी को रिलेट करना है, और फिर उसको क्रॉस चेक करने के लिए फोर को देखना है कि वहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। जब आपने फर्स्ट टू देखा तो आपको आइडिया हुआ कि वो थ्री को इसको ई को हॉरिजेंटली इस तरह से राइट कर रहे हैं, डाउन साइड करके। ठीक है, उसके फेस को डाउन साइड पे करके। तो अगर वो थर्ड वन पे इसको अप साइड करके उसका फेस दे रहे हैं, तो यहाँ से हम एक आइडिया निकाल सकते हैं कि इसका मतलब फोर्थ वन पे भी वो कैसे आएगा, अपवर्ड साइड उसका फेस आएगा। और यहाँ से हम एक और चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि दो दफ़ा ई का फेस डाउनवर्ड आएगा और दो दफ़ा ई का फेस अपवर्ड आएगा, और यही सीरीज कंटिन्यू होती रहेगी कि जितने भी सेंटर में जो ईज आएंगे वो पहले डाउनवर्ड फेस, देन अपवर्ड फेस, देन डाउनवर्ड फेस, देन अपवर्ड फेस, और ये सीरीज जो है रिपीट होती रहेगी। और आपकी ये थ्री डिफरेंट सीरीज हैं, तो हमने इनको डिफरेंटली अलग अलग राइट करके आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पे जो पहले नंबर पे ई है वो देखें, पहला सीधा ई है, फिर डाउनवर्ड है, फिर सीधा ई है, और फिर डाउनवर्ड है, अपवर्ड है। वो सीरीज उन्होंने आगे हमसे नहीं मांगी, हमसे उन्होंने सेंटर वाली मांगी है। तो हमने पहली को और दूसरी को रिलेट किया, और उसके बाद हमने सेकंड और थर्ड को रिलेट किया, और फोर्थ को हमने वहीं से आइडिया निकाल लिया कि अगर पहली दो डाउनवर्ड हैं, तीसरी अपवर्ड है, तो उसके अगले वाली भी अपवर्ड होगी। दो डाउनवर्ड, दो अपवर्ड, दो डाउनवर्ड, दो अपवर्ड, और ये सीरीज जो है ये कंटिन्यू रहे। इसके बाद हम लोग लॉजिकल डिडक्शंस को देखते हैं। देखें, इसके नेम से ही ये बात इंडिकेट हो रही है कि आपने लॉजिकली डिड्यूस करना है, एक्सट्रैक्ट करना है किसको, एक अथेंटिक इंफॉर्मेशन को, सो सॉरी। ठीक है, एक अथेंटिक इंफॉर्मेशन को आपने एक्सट्रैक्ट करना है। कहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है? गिवन स्टेटमेंट में से। ठीक है, स्टेटमेंट आपको दी गई होगी, उसमें से आपने डाटा निकालना है जो आपसे वो पूछेगा। नाउ दिस इज़ वेरी सिंपल। पहले उन्होंने आपको कुछ लेटर्स दे दिए गए हैं, फिर इन लेटर्स के को रिलेट कर दिया गया डिफरेंट प्रोफेशंस के साथ। जब आप इनको सेपरेटली राइट करेंगे, क्योंकि ये एक सेंटेंस की फॉर्म में लिखा होता है। ठीक है, जब आप इनको वर्टिकली या हॉरिजेंटली सिंपल अलग से करके लिखेंगे कि अच्छा जी का प्रोफेशन क्या है, जे का प्रोफेशन क्या है, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके पास जो एक चीज़ लास्ट में बच जाएगी वो आपको बिल्कुल क्लियर आउट, आप इनके सामने इनके प्रोफेशंस राइट कर देंगे, और एंड पे आपके पास जो है वो खुद ही से आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो इनमें से आपने बताना है कि प्रोफेशन लॉयर का कौन सा है, और डेफिनेटली यहाँ पे लिखा हुआ है कि जे इज़ लॉयर, और हेयर यू आर गोइंग टू चूज जे। ठीक है, ये बहुत सिंपल होता है। इसमें से आपने एक्सट्रैक्ट करना है डाटा, कहाँ से, जो दी दी गई आपको स्टेटमेंट है या पैराग्राफ है उसी में से आपने डाटा निकालना है। दिस इज़ वेरी इजी, इसमें बाहर से कुछ आपने ऐड नहीं करना। वैसे तो लॉजिकल रीजनिंग में हम बाहर से कहीं पे भी कुछ ऐड नहीं करते, लेकिन ये एक जिस तरह से कॉम्प्रीहेंशन होती है ना, आपने नीचे जो दिए हुए क्वेश्चन है उनका आंसर ऊपर दिए गए पैराग्राफ पैसेज में से ही निकालना होता है। सेम डिडक्शन में भी आप उसी में से डिड्यूस करते हैं, आप उसी में से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और जो लॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, लॉजिकल प्रॉब्लम्स भी एक सॉर्ट ऑफ जो है पजल्स होते हैं। इसका प्रॉपर एक लेक्चर जो है वो मैंने अपलोड किया है, that is based on the topic deductive and inductive reasoning। ठीक है, you must listen to that lecture। उसमें हर चीज़ को बहुत ही डिटेल में दिया गया है, कॉन्सेप्चुअली दिया गया है। आई होप सो योर कॉन्सेप्ट्स विल बी क्लियर फ्रॉम देयर। तो लॉजिकल प्रॉब्लम्स दो तरह से होती हैं, एक डिडक्टिव होती है, एक इंडक्टिव होती है, जिसकी डिटेल जो है मैंने उसमें डाल दी है कि इसमें आप तीन मेथड्स होते हैं। ठीक है, एक होता है डिडक्टिव, और एक होता है इंडक्टिव, और एक होता है वेन डायग्राम के थ्रू। तो जो आपके पास यहाँ पे कंक्लूजन, एक आपके पास स्टेटमेंट दी गई होती है, और आपके पास कंक्लूजन्स में ना नॉर्मली तीन से चार जो है वो
आपको रिजल्ट्स दिए गए होते हैं, उनमें से आपने चूज़ करना होता है एक दूसरे के साथ रिलेट करके, ठीक है? तो फिर आपके पास एप्रोप्रिएट जो है वो ऑप्शन आप आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि पहली है, दूसरी है, तीसरी है, दोनों हैं, ये दोनों में से कोई भी नहीं है, ठीक है? कोर्स ऑफ एक्शन की अभी जो है वीडियो अपलोड हुई है। उसका एक सेपरेट टॉपिक, सेपरेट हेडिंग के साथ उसमें ये आपको बताया गया है कि आपको एक स्टेटमेंट दी जाती है, ठीक है? और उसके नीचे आपको 2 प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं। कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब ही ये है कि किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना, लेकिन शर्त ये है कि जो सॉल्यूशन आप दें, वो आपका लॉजिकली ट्रू हो, वो रियलिस्टिक हो, वो ऑप्टिमिस्टिक हो, वो लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो मतलब एप्लीकेबल हो, ठीक है? तो कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब होता है प्रोवाइडेड सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम, गिवन प्रॉब्लम। तो उसके आपको नीचे देख, यहाँ पे जैसे स्टेटमेंट दी गई है और उसके कोर्सेज ऑफ एक्शन में 2 आपको सॉल्यूशंस दिए गए हैं और आपने इनमें से चूज़ करना है कि जो सबसे बेस्ट और जो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल सॉल्यूशन है वो कौन-सा है, ठीक है? उसके बाद कॉज़ एंड इफ़ेक्ट आ जाता है, ये आपका लास्ट है। कॉज़ एंड इफ़ेक्ट में क्या आता है, कॉज़ एंड इफ़ेक्ट एक दूसरे के जो है एंटीसीडेंट हैं और कॉज़ हमेशा पहले होती है, वजह बनता है कुछ और फिर उसके बाद कुछ ना कुछ वो वजह जो होती है वो असर छोड़ के जाती है, ठीक है? तो कॉज़ एंड इफ़ेक्ट में आपको एग्ज़ामिनर स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है और उसमें से आपने ये ढूँढना होता है कि इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कॉज़ कौन-सी है, वजह कौन-सी है और उस वजह का असर कौन-सा है। और एक इसमें एक और चीज़ भी होती है, समटाइम्स ऐसा होता है कि ऊपर आपको इफ़ेक्ट दे देता है, नीचे कॉज़ दे देता है। कभी भी वो ज़रूरी नहीं कि वो आपको सीक्वेंस में देगा, आपने खुद से बस आइडेंटिफ़ाई करना है, आपने रीअरेंज भी नहीं करना। आइडेंटिफ़ाई कर लेंगे तो नीचे दी हुई जो ऑप्शंस हैं वो ईज़ी हो जाएगा आपके लिए चूज़ करना। या फिर ऐसा होता है कि यहाँ पे वो कॉज़ दे देता है, यहाँ इफ़ेक्ट दे देता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि दोनों इफ़ेक्ट आ जाते हैं, समटाइम्स ऐसा होता है कि दोनों इफ़ेक्ट के रिज़ल्ट्स आ जाते हैं, समटाइम ऐसा होता है कि दोनों कॉज़ेज़ आ जाती हैं, या समटाइम्स ऐसा होता है दोनों कॉज़ेज़ के रिज़ल्ट एज़ एन इफ़ेक्ट के मायने में आ जाता है। लेकिन ये बहुत ईज़ी है आइडेंटिफ़ाई करना, क्योंकि पढ़ के आपको आइडिया हो जाता है कि अच्छा ये मेन वजह थी और ये इसका असर था, या आपको ये पता चलता है कि ये दोनों तो असरात हैं, इनकी मेन वजह तो लिखी ही नहीं गई। आपका काम जो है वो ये है कि आपने दी गई स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है। अगर आपने स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर लिया है, तो फिर उसके बाद आपके लिए ऑप्शंस को चूज़ करना, ठीक है? जो एप्रोप्रिएट और जो करेक्ट ऑप्शन है उसको चूज़ करना बहुत ईज़ी हो जाता है। So this was all about logical reasoning, and we have done with all the lectures of logical reasoning. Just go through them, reinforce them. I hope so your all concepts will be clear. I wish you good luck. Thank you so much.